नमस्कार, आप देख रहे हैं SBCN न्यूज और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबरों के साथ। खाद्य सुरक्षा विभाग नीमच की टीम द्वारा शहर के प्राइवेट बस स्टैंड क्षेत्र में विभिन्न होटलों पर जाकर चाय पत्ती, दूध इत्यादि खाद्य सामग्री के नमूने लिए गए। दरअसल राज्य से प्राप्त लैब नीमच के 4 दिवसीय भ्रमण पर आई है और इसी लैब को साथ लेकर खाद्य सुरक्षा अधिकारी प्राइवेट बस स्टैंड क्षेत्र की होटलों पर पहुंचे थे, जहां उन्होंने होटलों में देखी गई और स्वच्छता को लेकर होटल संचालकों को हिदायत दी। इस दौरान खाद्य विभाग के लाइसेंस भी दुकानदारों के पास नहीं पाए गए। संजय मिश्रा ने बताया कि लैब 4 दिन नीमच में है, एक दिन जावद, एक दिन मनासा और पुनः एक दिन नीमच आएगी। जो भी व्यक्ति अपनी खाद्य सामग्री की जाँच कराना चाहता है 10 रुपए का शुल्क अदा कर अपने खाद्य सामग्री की गुणवत्ता आदि की जानकारी ले सकता है। फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स जो राज्य चलित खाद्य प्रयोगशाला है वो आज नीमच शहर में आ चुकी है यहाँ पर, और अब यहाँ पर 21, 22, 23 को भी यहीं पर रहेगी। और उसका मुख्य उद्देश्य ये है कि आम उपभोक्ताओं को जागरूक कर सके और दुकानों के ऊपर जो खाद्य सामग्रियाँ या फिर निर्मित खाद्य सामग्रियाँ जो तैयार होकर विक्रय हो रही हैं उनकी जाँच की जा सके। और लेबोरेटरी में वो सारे संसाधन मौजूद हैं जिसकी सहायता से उसकी जांच की जा सकती है और तत्काल ये बताया भी जा सकता है कि ये किस गुणवत्ता के हैं। अगर गुणवत्ता रहित खाद्य पदार्थ किसी दुकान पे विक्रय होते हुए पाए जा रहे हैं तो उनको समझाइश देके उसको बेचने से रोका जाएगा और उनको बताया जाएगा कि भाई आप कोई दूसरे खाद्य पदार्थ विक्रय करें जिसके अंदर किसी प्रकार की अनियमितता ना हो। और ऐसे खाद्य पदार्थों में जिनमें किसी प्रकार की गुणवत्ता में कमी आ रही है उनके यहाँ पे कार्रवाई करके उनके प्रकरण न्यायालय में दर्ज किए जाएंगे। आम उपभोक्ताओं के लिए भी ये राज्य चलित खाद्य प्रयोगशाला जो है एक बहुत अच्छा वो है कि वो घर के अंदर मार्केट से ख़रीदने वाली चीज़ों की भी 10 रुपये में जांच करा सकते हैं। और कल का दौरा जो है वो मनासा का रहेगा, 22 तारीख को जावद का रहेगा और 23 तारीख को पुनः जो है नीमच शहर में राज्य चलित प्रयोगशाला यहाँ पे रहेगी। और इसमें आम उपभोक्ता, खाद्य व्यापारी और हम लोग तो जाँच कर ही रहे हैं रैंडमली, वो सभी लोग इसमें मिलकर जाँच करा सकते हैं। सर, अभी किस क्षेत्र में यहाँ पर आप लोगों ने कार्रवाई करी है और क्या कुछ कमियाँ पाई गई थी, कौन सी दुकानों पर करी? आज राज्य चलित प्रयोगशाला को हम लेकर यहाँ पे बस स्टैंड के इलाके में आए हैं और क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों का आवागमन होता है बसों के अंदर, तो आसपास की चाय की होटलें और ये जितनी भी हैं इनमें कुछ साफ़ सफाई में कमी दिखाई दे रही हैं। इनको तत्काल जो है नोटिस दिए जाएंगे और खाद्य के लाइसेंस भी उनके पास में मौके पर चस्पा नहीं मिले हैं और साथ में ही उनके द्वारा किस गुणवत्ता का दूध और चाय पत्ती और अन्य सामग्री यूज़ की जा रही हैं उन सब की आज चेकिंग की गई है और जिससे ये मालूम किया जा सके कि आम उपभोक्ताओं को किसी प्रकार के कोई स्वास्थ्य को हानि तो नहीं हो रही है और उनका जो है बहुत अच्छे से सारी गुणवत्ताओं की जांच अभी लेबोरेटरी में की जाएगी। जावद थाना क्षेत्रांतर्गत जावद नगर में देर शाम गाय से टकरा जाने से एक 22 वर्षीय युवक की दर्दनाक मौत हो गई। घटना जावद के SR पेट्रोल पंप के नजदीक की है। बाइक सवार युवक सतीश दमामी जा रहा था। इस दौरान एक गाय उसके सामने आ गई और संतुलन बिगड़ जाने से बाइक सवार नीचे गिर गया और गिरने से उसे गंभीर चोट आई। गंभीर हालत में 108 एम्बुलेंस के माध्यम से युवक को जिला चिकित्सालय पहुंचाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। नीमच के भारत माता चौराहे पर बीते कई दिनों से कोविड-19 अस्थायी स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के द्वारा धरना दिया जा रहा है। इनके द्वारा नित्य नए तरीकों को अपनाते हुए सरकार तक अपनी मांगों को पहुंचाया जा रहा है। इसी कड़ी में कोविड-19 स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं द्वारा आज सरकार की सद्बुद्धि के लिए यज्ञ किया गया, जिसमें सभी अस्थायी स्वास्थ्य कार्यकर्ता मौजूद रहे और आहुति देकर परमात्मा से प्रार्थना की गई कि वह सरकार को सद्बुद्धि दे और उन्हें नियमित करे व उनकी मांगों को जल्द माने। कोविड-19 स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की मांग है कि सरकार उन्हें संविदा नियुक्ति दे या नियमित करे। साथ ही उनके जो साथी शासन के द्वारा विगत माह में निकाल दिए गए थे उन्हें भी बहाल किया जाए। स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का कहना है कि एक तरफ सरकार उन्हें निकाल रही है तो वहीं दूसरी तरफ स्वास्थ्य विभाग में वैकेंसी निकालकर नियुक्तियां देने का कार्य कर रही है, जबकि वे पूर्व से कार्यरत है और उन्होंने ऐसे समय में सेवा दी है जब लोग कोरोना वायरस से दूर भाग रहे थे और कोई इलाज करने को तैयार नहीं था। सभी ने अपनी जान का रिस्क लेकर परिवारों तक को कोरोना वायरस होने के बावजूद भी अपनी सेवाएं दी। ऐसे में उनके साथ ये व्यवहार सरकार कर रही है। इस सद्बुद्धि यज्ञ के माध्यम से सरकार तक आवाज पहुंचाने का स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं ने ये अनूठा प्रयास किया है। शासन से हमारी एक ही मांग है, जितने भी कोरोना योद्धा कोविड के दौरान लगे गए
उन सभी को संविदा और नियमितीकरण करें और जिन लोगों को निकाल दिया गया है उनको वापस सेवा में लिया जाए। और हमने हमारी मांगे ज्ञापन और धरना प्रदर्शन और सबके द्वारा शासन को बताई है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसी तारतम्य में से हम लगातार धरना प्रदर्शन करते जा रहे हैं और नित्य प्रतिदिन नए नए प्रकार से हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि शासन सुने। प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं आप सभी परिचित है कि किस प्रकार से बेहाल हो रही है। उसमें जो हम 6000 लोग लगे थे तो काफ़ी स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार हुआ था, लेकिन शासन हमको हटा के वापस नई नियुक्तियां निकाल रही है, वो गलत है। हम सब लोग जिन्होंने महामारी के दौरान अपनी जान की परवाह नहीं करते हुए इसमें अपनी सेवाएं दी है और हमको नियमित नहीं करते हुए वो अन्य लोगों के लिए वैकेंसी निकाल रही है, तो ये गलत है। और हमारे ज़िले के जनप्रतिनिधियों को शर्म आना चाहिए कि उनके ज़िले के बेरोजगार लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और वो आज तक धरना स्थल पर नहीं आए हैं, नहीं उनकी बात सुनी है। आज अपने धरना प्रदर्शन का कौन-सा दिन है, किस प्रकार से? लगातार 16 दिन हो गए हमको धरना प्रदर्शन करते हुए और हम शहर के बीच मध्य में 40 चौराहे पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जहाँ पे सभी जनप्रतिनिधि आम जनता निकल रही है, लेकिन वो इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। तो जनता से किस प्रकार का यहाँ पर जो है आयोजन किया जा रहा है? शासन और सरकार को सद्बुद्धि मिले और हम सभी लोगों को नियमित करें और नियमित रोजगार मिले और सभी को संविदा संविलियन या नियमितीकरण करें। इसी के तारगम में हमने ये सद्बुद्धि यज्ञ किया है। नगर पालिका की अनदेखी और लापरवाही के कारण सोमवार को गायत्री मंदिर रोड पर अचानक पेयजल पाइपलाइन फूट गई और हजारों लीटर पानी व्यर्थ बह गया। गायत्री मंदिर रोड पर फूटी पाइपलाइन से बहते पानी को देखने के लिए राहगीर और वाहन चालक भी रुक गए। लोगों का कहना था कि नगर पालिका के जिम्मेदारों और संबंधित ठेकेदारों द्वारा पेयजल पाइपलाइन डालने के दौरान इस तरह की लापरवाही बरती गई है, जिसके कारण ही आए दिन इस तरह की समस्या सामने आ रही है। 2 दिन पहले भी मूलचंद मार्ग पर इसी तरह पाइपलाइन फूट गई थी, जिसके कारण भी हजारों लीटर पानी व्यर्थ बह गया था। बावजूद जिम्मेदारों द्वारा इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। गायत्री परिवार नीमच द्वारा शांति कुंज हरिद्वार के निर्देश पर नीमच गायत्री मंदिर पर 10 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। दरअसल शांति कुंज हरिद्वार द्वारा घर घर गायत्री यज्ञ हरिद्वार अभियान चलाया जा रहा है। इसके संबंध में कार्यकर्ताओं को एकत्रित करने व कार्यकर्ताओं को तैयार करने के उद्देश्य से 10 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जा रहा है, जो 12 बजे से 2 बजे तक चलेगा। आज शुभारंभ अवसर पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे, जिन्होंने यज्ञ विधा और डफली बजाने की विधा का प्रशिक्षण प्रारंभ किया। आगामी दिनों में प्रशिक्षणार्थियों को सभी विधाओं में निपुण करने के लिए मार्गदर्शन व कौशल सिखाया जाएगा। का हमेशा से प्रयास रहा है कि संस्कार और संस्कृति जीवित रहे और इसके लिए योजनाएं बनती रहती है। अभी शांति कुंज से क्या है कि एक नई योजना आई है, ग्रह ग्रह गायत्री यज्ञ योजना। अब इसके लिए क्या है कि हमको एक साथ 108 घरों में या 51 घरों में यज्ञ करना है। और अभी वर्तमान में देखा जाए तो महत्वपूर्ण संस्कार हमारा जन्मदिन संस्कार तो प्रत्येक घर में मनाया जाता है, पर हमने देखा कि वो संस्कार विधिवत नहीं है। पाश्चात्य संस्कृति यहाँ भी होती है, मोमबत्तियाँ बुझाई जाती है, केक काटे जाते हैं। हम चाहते हैं कि संस्कृति के अनुरूप ये जन्मदिन संस्कार बच्चों के मनाए जाए। इसलिए कहा कि यज्ञों श्रेष्ठतम कर्म, यज्ञ सबसे श्रेष्ठ कर्म है। और गुरुदेव का नारा है कि घर घर अलग जगाएंगे, हम बदलेंगे ज़माना। तो अब इसके लिए हमको कार्यकर्ताओं की आवश्यकता पड़ती है। तो यही प्रयास है गायत्री परिवार का और गायत्री शक्तिपीठ नीमच के माध्यम से हम लोगों ने ये 10 दिन का एक प्रशिक्षण रखा है। इसमें जो है हमारी माताएं बहनें आई है, भाई लोग आए हैं। इनको यज्ञ करना जो सरलतम जो तरीका है यज्ञ करने का, मंत्र बोलने का, जो वो उनका प्रशिक्षण दिया जा रहा है। साथ ही ढपली के साथ में गायन, गुरु वंदना है या कोई कीर्तन गा पाएँ तो ढपली का प्रशिक्षण और यज्ञ का प्रशिक्षण इनको यहाँ पर दिया जा रहा है। और इसके बाद में एक हमारी हर हर गंगे ग्रह ग्रह गंगे योजना भी आ रही है। तो घरों घरों में जाना है, देव स्थापना करनी है, यज्ञ करना है। तो एक सरल तरीके से कैसे हम कंप्लीट एक सृजन सैनिक बन पाए, उस सृजन सैनिक बनाने के लिए यहाँ पर एक गायत्री परिवार द्वारा 10 दिवसीय प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है। ये भी हमारा पहला चरण है।
इसके बाद में अगले चरण में हम हारमोनियम का भी अभ्यास जो सीखना चाहें उनको कराएंगे। हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि कोई मंत्र या यज्ञ करना सीख जाए या फिर सीखने के बाद में कोई अपना काम करे। हमारा उद्देश्य ये कि गुरु का काम हो, भगवान का काम हो। कहते हैं कि संस्कृति बची अगर तो मानवता बच जाएगी, और यदि न बची तो मानवता में पशुता आ जाएगी। तो उस पशुता से बचाने के लिए घर घर में यज्ञ हो, धर्म प्रवृत्तियाँ बढ़े, देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति जो है हमारा भाव उस स्तर का ऊंचा हो जाए कि मानव में देवत्व का उदय हो और धरती हमारी स्वर्ग बने। तो यही प्रयास हम लोगों का है और इसी प्रयास को लेकर हमने प्रशिक्षण सत्र रखा है और आगे भी ये गतिविधियाँ हमारी निरंतर चलती रहेगी। हरिद्वार में कुंभ नहीं लगेगा, तो इसके लिए आपने किस तरीके का भी योजना आई हो? हाँ, इस बार क्या है कि कोरोना काल है और कोरोना काल में 2021 में हरिद्वार में कुंभ भी होने जा रहा है। अब कुंभ में क्या है कि इस बार लोग ज़्यादा जा नहीं पाएंगे और उसके कारण शांति कुंज हरिद्वार ने एक योजना बनाई। उस योजना में कहा है कि हरिद्वार आपके द्वार, मतलब जो गंगा जल है वहाँ से गंगा माता का वो गंगा जल घर घर पहुँचेगा। इसके लिए एक प्रशिक्षण सत्र जोन स्तर पर शांति कुंज से होगा और उस प्रशिक्षण के बाद में वो हमको किस प्रकार से घरों घरों में पहुँचाना है। वैसे 24 गाँवों का लक्ष्य हमको दिया है शक्तिपीठ नीमच के माध्यम से। उन 24 गाँवों में हमको जाना है और 24 घरों में हमको जो किट वहाँ से आएगा जिसमें गंगा जल होगा, एक कुंभ को लेकर एक पुस्तिका होगी जिसमें कुंभ का महत्व है, एक देव स्थापना का चित्र होगा। तो ये चीज़ें हमको नए नए घरों में पहुँचाना है। तो ये भी एक हमारी योजना है। अब इसके लिए भी कार्यकर्ताओं की आवश्यकता है, तो इसी के लिए यहाँ पर ये प्रशिक्षण रखा है कि इन कार्यकर्ताओं का, बहनों का, भाइयों का उपयोग उस काम में हो सके, क्योंकि वही जो जल आएगा उस जल से आप यहीं डुबकी लगाओ, यहीं पुण्य कमाओ और उसका महत्व कम नहीं है। क्योंकि जो पहला शाही स्नान होगा 14 जनवरी को, उस स्नान के बाद में वही पूजित जल जो है यहाँ पर किट के रूप में हमारे पास में आएगा और वही जल हम पहुँचाएंगे, जो 27 अप्रैल तक लगातार निरंतर ये हमारी प्रक्रिया चलेगी। प्रशिक्षण एक अपनी जगह है, लेकिन ये जो 10 दिवसीय कार्यक्रम है इसको ये जो सभी जो लोग हैं कहीं ना कहीं धर्म से और कहीं ना कहीं एक अलग ही भाव से जुड़ने जा रहे हैं, तो किस तरीके से? हाँ, देखो हमारा जो कार्यकर्ता है और परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि धर्म तंत्र से लोक शिक्षण होना चाहिए। अभी धर्म तंत्र तो है पर कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि उसमें लोक शिक्षण नहीं रहा है। तो हमारा ये यज्ञ जो है ये एक लोक शिक्षण के लिए है। केवल स्वाहा स्वाहा का नाम यज्ञ नहीं कि स्वाहा कर दिया साहब यज्ञ हो गया, जबकि हमारे इसमें कि परमार्थ का नाम यज्ञ है। हम कोई भी अच्छा काम कर रहे हैं समझ लेना वो यज्ञ की श्रेणी में आता है। कितने लोगों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है? आज प्रथम दिवस है तो हमारा 24 का लक्ष्य था, तो फिर भी लगभग 35 लोग आ गए हैं, जिसमें बच्चे भी हैं, बहनें भी हैं, भाई भी हैं। किराए के भवनों में चल रही आंगनबाड़ी केंद्रों में दर्ज संख्या के आधे बच्चे भी केंद्र नहीं पहुंच रहे हैं। बच्चों को कुपोषण से मुक्ति दिलाने वाले आंगनबाड़ी केंद्र ही अव्यवस्थाओं से घिरे हैं। शहर के कई पॉश इलाके ऐसे हैं जहां भवन 4,000 से 5,000 रुपए किराए में नहीं मिल रहे हैं। कुल मिलाकर बात करें तो 70% आंगनबाड़ी केंद्र किराए के भवनों में ही संचालित हो रही है। अधिकांश में मूलभूत सुविधाएं भी नहीं है। इस कारण केंद्रों पर बच्चों की संख्या लगातार कम होती जा रही है। अब किराए के भवनों में संचालित हो रहे आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए खुशी की खबर सामने आई है। हाल ही में राज्य खाद्य आयोग ने सरपंचों और वार्ड पार्षदों से किराए के भवनों में संचालित होने वाले केंद्रों की सूची तैयार कर महिला बाल विकास विभाग को उपलब्ध करवाने को कहा है। कुल मिलाकर बात करें तो जल्द ही किराए के भवनों में संचालित होने वाले केंद्रों को शासकीय भूमि या स्वयं का भवन मिल सकता है। रहा प्रश्न आंगनवाड़ियों का, चूँकि अभी मार्च के बाद आंगनवाड़ियाँ लग नहीं रही हैं, तो इसलिए बाकी चीज़ों को हम नहीं देखें। सामान्यतः आंगनवाड़ी पर इस कठिन समय में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने, पर्यवेक्षकों ने कठिन मेहनत की है। एक कोरोना वॉरियर की तरह उन्होंने काम किया है। फिर भी दैनंदिनी उसमें कुछ संवाद की कमी के कारण कुछ आग्रह उनका रहता है कि अन्नप्राशन होता है, मंगल दिवस होता है, जनप्रतिनिधियों को बुलाया जाए। हमने आग्रह किया है अधिकारियों से कि जितनी सामुदायिक सहभागिता हम इसमें बढ़ाएंगे उतना ही हमारा काम आसान होता जाएगा। किंतु इस नीमच जिला, अभी मैं 4 जिले करते हुए आज आया हूँ यहाँ, मुझे लगता है कि नीमच जिले में इन व्यवस्थाओं को ठीक से संचालित किया जा रहा है। देखिए, आंगनवाड़ी केंद्र शहरी के क्षेत्र में भूमिका, शासकीय भूमिका मिलना थोड़ा दुष्कर कार्य होता है। ग्रामीण क्षेत्र में तो फिर भी मिल जाती है, किंतु पूरे प्रदेश में 1 लाख से ज़्यादा आंगनवाड़ियाँ हैं। सबके भवन बना देना एक ही बार में संभव नहीं होता। इसलिए क्रमवार राज्य शासन प्रतिवर्ष एक निश्चित सीमा में आंगनवाड़ियों के लिए
राशि जारी करती है और भवन निर्माण कराती है। उसी क्रम में काफ़ी कुछ मध्य प्रदेश आगे बढ़ चुका है। कोरोना काल के बाद से निजी व सरकारी स्कूल बंद है। हाईकोर्ट शासन प्रशासन ने निजी स्कूल संचालकों को ट्यूशन फीस लेने का कहा। इसके बावजूद अभिभावक ट्यूशन फीस भी जमा नहीं कर रहे हैं। इससे ऑनलाइन पढ़ाई करा रहे शिक्षकों को वेतन भुगतान करने में निजी स्कूल संचालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस समस्या सहित 16 बिंदुओं पर चर्चा के लिए रविवार को अशासकीय स्कूल संगठन की बैठक हुई। इसमें निर्णय लिया गया कि जिन विद्यार्थियों की ट्यूशन फीस बाकी है उन्हें न तो पढ़ाई कराएंगे न ही अगली कक्षा में प्रमोट किया जाएगा। संगठन के अध्यक्ष अजय भटनागर ने बताया कि बैठक में सर्वानुमति से निर्णय लिया गया कि अभिभावक हाईकोर्ट के आदेश का पालन कर बच्चों की ट्यूशन फीस जमा कराए। जिनकी फीस बाकी रहेगी उन्हें अगली कक्षा में प्रमोट नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन क्लास में भी शामिल नहीं करेंगे। फीस बकाया होने पर टीसी भी नहीं दी जाएगी। सभी अशासकीय स्कूल नो फीस नो स्कूल के सिद्धांत का पालन करेंगे। प्रदेश में बढ़ रहे मिलावटखोरी के व्यापार व्यवसाय के विरोध में नमो ग्रुप द्वारा 40 चौराहे पर मिलावटखोरों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया और नारेबाजी करते हुए पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन किया। रासायनिक पदार्थों की मिलावट के कारण देश में बढ़ती कैंसर जैसी बीमारी से अनेक लोग असमय मौत के काल के गाल में समा गए। नीमच जिला इससे अछूता नहीं है। यहाँ भी कई व्यापारियों के प्रकरण बन गए हैं। उसके बाद भी इस पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। मिलावटखोरों के खिलाफ नमो ग्रुप फाउंडेशन मध्य प्रदेश इकाई द्वारा सोमवार को 40 चौराहे पर विरोध प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की गई और मिलावटखोरों का पुतला दहन किया गया। नमो ग्रुप प्रदेश अध्यक्ष रोशन वर्मा का कहना है कि पूरे प्रदेश में इन दिनों मिलावटखोर सक्रिय है और प्रत्येक खाद्य सामग्री में मिलावट की जा रही है, जिसके कारण आमजन के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। उक्त मिलावटखोरों के खिलाफ आज नमो ग्रुप द्वारा पुतला दहन किया जा रहा है। कहीं ना कहीं हर 10वें घर में कैंसर मौत का कारण है और इसका मुख्य कारण ये मिलावटखोर हैं। हम देख रहे हैं कि आए दिन कोई ना कोई मिर्ची के इसमें, कोई गेहूं के, कोई दूध में, कोई मिठाई में, कोई अजवाइन में, कोई जीरे में, कोई धनिये में ये मिलावट करते हुए पकड़ा रहा है और उन पे छोटी मोटी धाराओं के तहत केस दर्ज होता है और वो फिर से अपना व्यापार व्यवसाय मिलावटखोरी का तेजी से चलाते हैं। ये चंद रुपया कमाने के लिए ये करोड़पति बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां खोल के जो बैठे हैं, ये देश को अंधकार की ओर ले जाना चाह रहे हैं, ये देश को बर्बादी की ओर ले जाना चाह रहे हैं और ये पैसे के लालच में हमारे नीमच में जो आए दिन ये पकड़ा रहे हैं, इन पे हम चाहते हैं कि रासू का लगे। छोटी मोटी कार्रवाई नहीं बर्दाश्त की जाएगी और इनको जेल जाए, इन पे बड़ी से बड़ी कार्रवाई हो। आए दिन ये लकवा आ रहा है, कैंसर हो रहा है, इनका मुख्य कारण यही करोड़पति लोग जो धनिया, मिर्ची, गेहूं और ये मिठाइयाँ इन सब में जो मिलावट कर रहे हैं, इनके कारण हो रहा है। इन पे सख्त कार्रवाई होना जरूरी है और कार्रवाई के बाद भी ये छूट रहे हैं और नीमच में फिर भी ये। रविवार को सुभाष वाटिका में सुभाष सेना की साधारण सभा की आवश्यक बैठक संपन्न हुई, जिसमें आगामी 23 जनवरी को महान क्रांतिकारी सुभाष चंद्र बोस की जन्म जयंती प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी हर्षोल्लास के साथ मनाए जाने का निर्णय लिया गया। सुभाष सेना के नवीन अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि सुभाष सेना द्वारा हर वर्ष 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जन्म जयंती बड़ी ही धूमधाम से मनाई जाती है, परंतु इस वर्ष कोरोना महामारी के चलते कोई भी भव्य आयोजन नहीं किए जाएंगे। रविवार को हुई बैठक में निर्णय लिया गया कि एक वर्ष में कोरोना महामारी के चलते जो लोग शहीद हुए हैं उनके परिवारजनों को सम्मानित किया जाएगा। साथ ही इस महामारी में जिले में जिन्होंने भी बहादुरी के कार्य किए हैं उन्हें भी सुभाष चंद्र बोस की जन्म जयंती के अवसर पर संस्था द्वारा सम्मानित किए जाने का निर्णय लिया गया है। कि 23 जनवरी को महान क्रांतिकारी सुभाष चंद्र बोस का जन्म दिवस है और उसी प्रतिवर्षानुसार हम लोग यहाँ इस सुभाष वाटिका में सुभाष जयंती बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। आज उसी परिप्रेक्ष्य में हमने यहाँ सुभाष सेना की जनरल साधारण सभा की मीटिंग रखी है, जिसमें ये निर्णय लिया जा रहा है कि कोरोना काल के समय में किस प्रकार से हम लोगों को सुभाष जयंती मनाना है। क्योंकि सुभाष जी सभी के दिलों में बसे हुए हैं और उनकी जयंती और बड़े हर्षोल्लास के साथ हम लोग प्रतिवर्ष मनाते हैं। इस बार भी हम लोग सुभाष जयंती बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाने जा रहे हैं 23 जनवरी को। उसमें अभी तक जो निर्णय हुए हैं हमारे कि अगर इस पिछले 1 जनवरी 2020 से लेकर 31 दिसंबर 2020 तक नीमच ज़िले में कोई भी कोरोना काल में सेवा देते हुए अगर शहीद हुए हैं
तो उनके परिवारों को भी हम लोग यहाँ पर सम्मानित करेंगे। और जिसने भी इस एक साल में बहादुरी का कोई काम किया है नीमच जिले में, तो उनको भी सम्मानित किया जाएगा। उसी बारे में आज हम लोगों की मीटिंग चल रही है। उसके लिए हम लोग एक न्यूज़ जारी करेंगे और जो आप लोगों के माध्यम से भी और जनता से भी आग्रह करेंगे कि उनके नॉलेज में भी अगर ऐसे कोई हो नीमच जिले में, पूरे नीमच जिले में, जिसने कोरोना काल में सेवा देते हुए सही हुए हैं और दूसरे कोई बहादुरी का काम किया है, तो उन लोगों को 23 जनवरी को सुभाष जयंती के उपलक्ष्य में यहाँ से आज सम्मानित किया जाएगा। इसी परिप्रेक्ष्य में हमारी आज मीटिंग आयोजित की गई है और हम लोग 23 जनवरी को सुभाष जयंती प्रतिवर्षानुसार हर्षोल्लास नीमच कैंट थाना क्षेत्रांतर्गत बंगला नंबर 23 के निवासी परमजीत सिंह फौजी ने नीमच कैंट थाने में शिकायत दर्ज कराई कि अज्ञात व्यक्ति के मोबाइल नंबर से उन्हें व्हाट्सएप पर एक वीडियो भेजा गया और धमकाया गया कि यदि वे 5,000 नहीं देते हैं तो डिजिटल पेमेंट के माध्यम से तो उनका भी कोई भी आपत्तिजनक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में पोस्ट कर दिया जाएगा। इस संबंध की शिकायत परमजीत सिंह फौजी के द्वारा नीमच कैंट थाने में दर्ज कराई गई। उधर पुलिस ने भी प्रकरण दर्ज करके इस मामले की जांच शुरू कर दी है। आरोपी के द्वारा जिन नंबरों से व्हाट्सएप किया गया था, पुलिस उसकी जांच में जुटी है। यदि पुलिस जांच सही दिशा में पहुंचती है तो निश्चित तौर पर किसी बड़ी गैंग का खुलासा हो सकता है। साथ ही हमारी भी अपील है कि यदि कोई इस तरह की हरकत आपके साथ भी होती है तो सबसे पहले पुलिस की मदद ले, ताकि आरोपियों के गलत इरादे समय रहते रोके जा सके व दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो सके। निश्चित तौर पर ये ब्लैकमेलिंग का धंधा आजकल सोशल नेटवर्किंग साइट पर बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है और ये मैं चूँकि मानव अधिकार का जिला सदस्य भी हूँ, तो मेरे पास पहले भी ऐसी कई शिकायतें मुझे भी प्राप्त हो रही थी और जिस पर यकीन करना एक मतलब ऐसा लग रहा था कि वास्तव में ये चीज़ें हो रही है। तो मैं कई ऐसे लोग जो मेरे पास आते थे, मैं कहता आप थाने जाइए या पुलिस प्रशासन के पास जाइए, निश्चित रूप से पुलिस आपकी मदद करेगी। तो होता क्या है कि लोग अपनी बदनामी के डर से या अरे कार्रवाई नहीं होगी, ऐसा कुछ नहीं होगा, लोग पुलिस प्रशासन के पास जाते नहीं हैं और उससे ये बढ़ावा मिलता है ऐसे ब्लैकमेलरों को जो सोशल नेटवर्किंग साइट पे आपकी आईडी हैक करके, आपकी फेसबुक आईडी हैक करके और आपके चेहरे के ऊपर आपकी जो फ़ोटो है उसके ऊपर आप दूसरा चेहरा लगा करके और वो किसी भी प्रकार से कोई भी वीडियो समझ लीजिए आप उसको बना करके और आपके व्हाट्सएप पे आपको भेजेंगे और फिर आपसे कहेंगे कि आपको इस प्रकार से वायरल कर दिया जाएगा, अन्यथा आप जो है हमारे जो पैसों की ज़रूरत है उसको पूरा करो। तो इसी प्रकार का इसी के जो है मेरे पास भी इस प्रकार से ये आया, मेरे व्हाट्सएप पे मेरी फेसबुक आईडी किसी ने हैक करी या करवाई गई, ये एक जांच का विषय है। तो मेरे पास भी जब ये मामला मेरे व्हाट्सएप पर आया तो मैंने जो है तुरंत हमारे जो नवागत एसपी साहब हैं सूरज कुमार वर्मा साहब, मैंने उनके संज्ञान में डाला और उन्होंने जो है तुरंत इस पर कार्रवाई करते हुए और तत्काल जो है इसकी FIR इस पर दर्ज करवाई। कितने दिन पहले की ये घटना है? ये लगभग 3-4 दिन पुरानी घटना है और ये एक बहुत बड़ा जाल है, ये नेटवर्क है। इस प्रकार से ये अपने बैंक नंबर और अपने गूगल पे और फ़ोन पे के माध्यम से आपको चमकाएंगे, डराएंगे कि आप ये पैसा हमारे इसमें डालो। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी इस प्रकार से ये करते हैं या जो जिनके पास भी ऐसे आते हैं व्हाट्सएप पे या ऐसी धमकियाँ, वो तत्काल जो है पुलिस प्रशासन के पास जाएँ। पुलिस प्रशासन आपकी मदद के लिए है और निश्चित रूप से आप अगर पुलिस के पास जाएंगे तो इनमें भी डर व्याप्त होगा और इस प्रकार जो ब्लैकमेलिंग करने का एक धंधा जो ट्रेंड चल रहा है सोशल मीडिया पर, निश्चित तौर पर उस पर कहीं ना कहीं ब्रेक लगेगा। आपसे कितने रुपए मांगे थे? मेरे से 5,000 रुपये की मांग की गई और फिर उसके बाद में एक अपने आप को जो है क्राइम सेल का एक बंदा बताकर उसका ही मेरे पास फ़ोन आया कि आप जो है क्राइम सेल का मैं आदमी हूँ, मेरे को आप 21,000 रुपये ट्रांसफ़र करिए। इस प्रकार से ये जो है एक बड़ा जाल है, बड़ा नेटवर्किंग का ऐसा जाल है सोशल मीडिया पर जो जनता को कहीं ना कहीं गुमराह कर रहा है और इसके चक्कर में जो है यंग लड़के जो है ज़्यादा आ रहे हैं। आपका नाम है? नीमच शहर के प्रमुख मार्ग मूलचंद मार्ग बीते 1 वर्ष से जर्जर हालत में है। इसे लेकर क्षेत्रवासियों में लंबे समय से आक्रोश पनप रहा था। दर्जनों बार क्षेत्रवासियों ने जनप्रतिनिधियों से लेकर आला अधिकारियों तक सड़क निर्माण को लेकर गुहार लगाई, मगर निर्माण की गति नहीं आई। 2 दिन पूर्व SBCN न्यूज ने भी इस खबर को प्रमुखता से चलाया था और अब इस सड़क निर्माण के लिए शुरू हुई प्रक्रिया को लेकर क्षेत्रवासी SBCN न्यूज का तहे दिल से आभार व्यक्त कर रहे हैं।
SBCN न्यूज़ को धन्यवाद दे रहे हैं कि उनके द्वारा किए गए प्रयासों से सड़क निर्माण के कार्य को गति मिली है। मूलचंद मार्ग की सड़क काफ़ी जर्जर हो चुकी थी, जिसके कारण लोग आए दिन कीचड़, धूल व अन्य तरह की समस्याओं का सामना कर रहे थे। सड़क बन जाने के बाद क्षेत्रवासियों को इन सब बातों से निजात मिल जाएगी। नीमच कृषि उपज मंडी के लहसुन मंडी में आज किसानों के बीच भी विरोधाभास देखने को मिला। दरअसल 2 दिन पूर्व ये निर्णय लिया गया था कि सोमवार से लहसुन मंडी में लहसुन की नीलामी ढेर लगाकर की जाएगी, जिसे लेकर व्यापारी और कुछ किसान इस प्रक्रिया को लेकर नाखुश थे। उनका मानना था कि ढेर लगाने से नीलामी में समय ज़्यादा लगता है, अतिरिक्त पैसा खर्च होता है, साथ ही साथ उपज के पैरों से रोंदने जाने से वह ढेर लगाने से नुकसान होता है और उन्होंने इस प्रक्रिया का विरोध भी किया। आज जैसे ही कृषि उपज मंडी खुली, पूर्व से ही किसानों ने देर रात से ही लहसुन के ढेर लगा रखे थे। व्यापारियों ने ट्रॉली में रखा हुआ माल जल्दी नीलाम कर दिया, बाकी शेष माल को छोड़ दिया। इस मुद्दे पर बाहर से आए किसानों का कहना था कि उन्हें इस प्रक्रिया की जानकारी नहीं थी, इसके चलते उन्होंने ढेर लगा दिया, जिसकी वजह से उन्हें आर्थिक नुकसान हो रहा है। तो वहीं कुछ स्थानीय किसानों का कहना था कि ढेर लगाने से गुणवत्ता की जानकारी किसान और व्यापारी मंडी में ही कर लेता है, जिसके चलते गोदाम पर पहुंचने के बाद व्यापारी द्वारा उपज की गुणवत्ता पर सवाल उठाकर पैसे काटने का कारण नहीं बनता। ऐसे में ढेर के माध्यम से ही नीलामी हो, साथ ही ढेर से हम्माल व मजदूर वर्ग को भी लाभ होगा, मजदूरी मिलेगी। किसानों की इस विरोधाभासी आवाज से मंडी में अंदेशा लगाया जा रहा है कि आने वाले दिनों में भी उपज की नीलामी लहसुन मंडी में ढेर के माध्यम से ही होगी। यहाँ नीमच मंडी की ये हालत है कि जैसे ये काश्तकार का माल है, यहाँ व्यापारी ने देख के ले लिया, वहाँ ठिये पे पहुँचने के बाद बोलते कि ये माल ख़राब है, इसमें तो 500 रुपये 600 रुपये कम लेंगे। तो बेचारा वो गरीब आदमी किसान क्या समझता है, वो जैसा मर्जी आएगा, जैसे भाव से काट के लेगा। ठीक है, अब यहाँ जो ढेर खाली हो रहा है तो ये देख के ले रहो, अब आराम से ले, कम से कम काश्तकार को संतुष्ट तो करो। काश्तकार के साथ बहुत मेहनत से कमाना पड़ता है। आप तो यहाँ ऐसी कमरे में सोते हो, काश्तकार बेचारा ऐसी ठंड में मेहनत करता है, बाल बच्चों को घर पे छोड़ के जंगल में जाके खेती करता है, उसको मालूम पड़ती है खेती कैसे होती है, ये माल कैसे कमाया जाता है। आप क्या चाहते हो? ढेर बताओ आप क्या चाहते हो? हम तो चाहते हैं कि किसान का सब ढेर होए और किसान का एक पैसा नहीं लगना चाहिए। शासन, प्रशासन, सरकार, कलेक्टर, एसडीएम साहब सभी ये कह रहे हैं, किसान को किसी भी तरह की अगर परेशानी आए तो आप एसडीएम साहब के पास तुरंत पहुँचो। यहाँ से मतलब ये यहाँ के बेचारे हिमाल भी परेशान है, ये भी मजदूर है, ये भी किसान से जुड़े हुए हैं। ये अगर इनका धंधा नहीं चलेगा तो ये कैसे कमा खाएंगे, इनका रोजगार रोटी कैसे चलेगी। जो आज ढेर हो, चीज को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? भाई साहब, हम नीमच मंडी से जैसे लॉकडाउन से पहले खुश थे कि यहाँ पे अच्छे खासे ढेर हो रहे थे, अच्छा खासा हमारा माल तोला जा रहा था। हम यहाँ के किसान भाई मतलब सारे इन व्यापारियों से और यहाँ के मजदूरों से, हिमालियों से, जमादारों से सबसे खुश थे। पर आज की तारीख में लॉकडाउन के बाद पोजीशन ये बनी थी कि गाड़ियों में माल खाली करना पड़ा। अब जैसे हम 60 ढेर लेके आ रहे हैं, एक गाड़ी में 8 ढेर लेके आ रहे हैं, तो भाई साहब 8 ढेर के लिए 8 गाड़ी की व्यवस्था होनी चाहिए। अब 8 गाड़ी का मतलब है कि 8,000 रुपये। अगर काश्तकार 8,000 रुपये गाड़ी वाले को देके जाएगा तो घर क्या लेके जाएगा। जिसके बाद पोजीशन ये बन रही थी कि फिर वहाँ पे व्यापारियों के यहाँ पे लाइनें लग रही है, फिर वहाँ भी वो माल जब हमारा खाली होता था गाड़ियों में थे तो उसमें वो प्रॉब्लम बता के और वहाँ पे वो क्या है कि 200-400 रुपये 1,000 रुपये वहाँ पे तोड़ी कर लेते थे। अब अगर काश्तकार की बोली लगने के बाद व्यापारी के पास जाने के बाद जैसे व्यापारी माल को एक्सेप्ट करेगा, काश्तकार उसी पोजीशन में माल देके आ जाता था। जिसके बाद आज ये फैसला हुआ है कि अच्छा खासा नीमच में अगर ढेर हो रहे हैं तो सभी काश्तकार, यहाँ झालावाड़ जिले के काश्तकार भी है, राजस्थान के भी है, एमपी के भी, बाकी सभी काश्तकार ढेरों से संतुष्ट है। क्योंकि काश्तकारों के यहाँ पे वेस्टेज पैसे बिल्कुल भी नहीं लग रहे हैं। वेस्टेज पैसे का मतलब है कि एक तो हिमाली नहीं लग रही है, वहाँ से चलते ऑटो भाड़ा नहीं लग रहा है, कुछ भी नहीं लग रहा है। संतुष्ट होकर जो भी है संतुष्ट होकर काश्तकार यहाँ पे ढेर पे माल तुलाने के लिए खुशी खुशी एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो आप सभी से यहाँ के अपने कलेक्टर महोदय, यहाँ के जिला प्रभारी महोदय, यहाँ के सेक्रेटरी महोदय, यहाँ पे जो इंचार्ज समिति इंचार्ज महोदय, उन सबसे निवेदन है कि काश्तकारों का माल ढेर पे ही बोली लगाएं और यहाँ के
जो यहाँ के जमादार है, चौकीदार है और यहाँ के जो है माल है, इनसे ही माल तुलवाएं। माल में कोई भी दिक्कत रहेगी, जैसा माल है वो ढेर पे आपको संतुष्टजनक काश्तकार ढेर पे दिखाएगा। खुला ढेर बिकेगा तो काश्तकार के कहीं से कहीं तक कोई पैसे लॉस नहीं होंगे और संतुष्टिजनक बोली लगेगी और काश्तकार का अच्छे से अच्छा माल और बुरे से बुरा माल भी ढेर पे बिक जाएगा। और सारा काश्तकार इस बात को सहमत है कि ढेर पे ही माल बिके, ना कि गाड़ियों में बिके। गाड़ियों पे बिकने में काश्तकार का बहुत नुकसान हो रहा है। जैसे आज की पोजीशन में अगर 500 गाड़ियां लाइन में लगी हुई है और 500 गाड़ियां अगर हजार रुपए लेके चल रही है तो 5 लाख रुपए तो उनका ही भाड़ा बन रहा है। क्या लेके जाएगा काश्तकार घर पे? निवेदन है आप सभी से, कलेक्टर महोदय अधिकारी से, जिला प्रभारी महोदय अधिकारी से, समिति महोदय अधिकारी से, सेक्रेटरी साहब महोदय अधिकारी से, थाना प्रभारी महोदय के यहाँ के व्यापारी जो मतलब मिलके 4-5 अभी इन्होंने गाड़ियां लगा के जैसे गाड़ियों में माल ऊंचा बेचने का ये नाटक कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो इनसे रिक्वेस्ट है कि ढेर पे भी वही माल है और गाड़ियों में भी वही माल है। आप ढेर पे उचित मूल्य में माल खरीदो और आपको संतुष्टिजनक भरपाई करवाने किसान काश्तकार आपके साथ गाड़ी में बैठ के जाएगा। और धन्यवाद। और इसी के साथ आज से ढेर पे निवेदन है कि आप ढेर, और ये सारे काश्तकारों के मेरे पास सिग्नेचर है, सभी काश्तकार निवेदन कर रहे हैं आपसे हाथ जोड़ के, क्योंकि काश्तकार एक दुखी प्राणी है। और यहाँ के मजदूर भी मतलब जो है वो भी देखो साल भर से बैठे हुए हैं, उनके पास भी मजदूरी कोई नहीं आ रही है, क्योंकि कहाँ जाएंगे? लसन के मजदूर है तो लसन ही तोलेंगे वो तो। आप लोग इस चीज से संतुष्ट नीचे ढेर हो? हाँ बिल्कुल बिल्कुल साहब, बिल्कुल। अगर जमीन पे ढेर होएंगे ना तो उसका खुला भाव लगेगा, उसके बाद माइनस मार्किंग कोई भी नहीं होएगी। किसी व्यापारी के व्यापारी के पास माल जाने के बाद उसका माइनस मार्किंग नहीं होएगा कि इसमें यार ये कम है या 19 है या 20 है। तो इससे काश्तकार को बहुत फायदा है। आप सभी से निवेदन है कि ढेर करवाएं और ढेर पे ही माल तुलवाएं। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? विधानसभा उपचुनाव में धारा 144 पूरे जिले में लगाई गई थी। पूरे जिले में धरना प्रदर्शन, हड़ताल एवं पुतला दहन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित था। पूर्ण प्रतिबंधित होने के बाद भी मल्हारगढ़ में कांग्रेस नेताओं द्वारा पुतला दहन किया गया था। पुतला दहन करने पर मल्हारगढ़ पुलिस ने सभी कांग्रेसी नेताओं पर धारा 188 के तहत कार्रवाई करते हुए प्रकरण दर्ज किया था, जिसके बाद विगत सोमवार को मल्हारगढ़ पुलिस ने कांग्रेस नेताओं को गिरफ्तार कर उन्हें न्यायालय में पेश किया, जहां से सभी नेताओं को जमानत दे दी गई। आपको बता दें कि पुतला दहन के दौरान जिला कार्यकारी अध्यक्ष असफर हयात मेव, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष अनिल शर्मा, अनिल बोराणा, नगर कांग्रेस अध्यक्ष विजय मालरेचा, पूर्व पार्षद अरविंद सोनी, दिलीप तिवारी, उपाध्यक्ष यूसुफ खां मेव सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे, जिन सभी पर धारा 188 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया था। सोमवार को सभी नेताओं को पुलिस ने गिरफ्तार किया और जमानत पर रिहा किया। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री कमलनाथ जी के काफिले पर अनूपपुर में जो पथराव हुआ था, उसके विरोध में हमने मल्हारगढ़ बस स्टैंड पर पुतला दान करा था। उसी को लेकर के और पुलिस द्वारा जो है हम पर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था और आज हमें गिरफ्तार किया है। यहाँ पर अस्पताल में मेडिकल के लिए आए हैं। लेकिन बड़ा विचारणीय प्रश्न यह है कि जब भारतीय जनता पार्टी के लोग हमारे कांग्रेस के नेताओं के और अन्य के पुतले जलाते हैं तो पुलिस वहाँ पर मूक दर्शक बनकर खड़ी रहती है, उन पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। लेकिन द्वेषतावश पुलिस ने हम पर यह मुकदमा कायम किया है। निश्चित रूप से प्रजातंत्र में कहीं भी अगर गलत होता है तो उसका विरोध करने का हमारा नैतिक जिम्मेदारी है और इसी को लेकर के हमने पुतला दान किया था। 11 अक्टूबर को प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ जी के ऊपर भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा जो पथराव किया था, उस पथराव जो भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा जो किया गया था उसका हमने मल्हारगढ़ नगर में विरोध प्रदर्शन किया था, वो पुतला जलाया था। किंतु बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि जब भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पुतला दहन करते हैं या कांग्रेस सरकार के समय में उन्होंने पुतला दहन किया, बाकी उन पर कुछ कार्रवाई नहीं करी गई और कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर द्वेषतापूर्ण और भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर सभी के ऊपर पुलिस द्वारा कायमी की गई और हमें आज गिरफ्तार किया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा 18 दिसंबर को राहत राशि मध्य प्रदेश में 20 जिलों में डालने के बाद मंदसौर जिले के गरोठ क्षेत्र में 70% नुकसान होने पर भी यहां राहत राशि नहीं डाली। गरोठ, श्यामगढ़, भानपुरा, सुवासरा तहसील के किसान सोमवार को गरोठ एसडीएम कार्यालय के बाहर भारतीय किसान संघ के तत्वावधान में आक्रोशित होकर धरना प्रदर्शन पर बैठ गए। करीब 4 घंटे तक चला धरना प्रदर्शन एसडीएम आरपी वर्मा के आश्वासन के बाद शांत हुआ। भारतीय किसान संघ के तत्वावधान में
किसानों ने धरना प्रदर्शन में बताया कि राहत राशि से वंचित किसानों को राहत राशि दी जाएगी। वहीं अन्य विभागों पर नाराजगी जताते हुए बताया कि कृषि विभाग द्वारा खराब दवाइयां बेचने वालों पर कार्रवाई नहीं की जाती, जिससे किसानों को खराब दवाइयां मिल रही है और फसलें खराब हो रही है। उद्यानिकी विभाग द्वारा किसानों के द्वारा बगीचे की कटाई कर रहे हैं, उन्हें सही से जानकारी दी जा रही है। साथ ही गरोट स्टेट बैंक शाखा मैनेजर को बुलाकर लगभग 600 किसानों के 2019 की बीमा राशि नहीं मिलने की वजह से स्टेट बैंक के कर्मचारियों की लापरवाही के कारण किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ा। धरने के दौरान बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे। आज का धरना इस विषय में रहा सर कि जो भी होता है इसी जिले में होता है। जब भी किसानों के साथ में धोखा होता है तो इसी जिले में होता है। पहले की पुरानी राशि 75% बाकी बची है राहत राशि में, और अब क्या है कि सबसे ज़्यादा नुकसानियाँ हुआ, सूखायाँ बढ़ा, पानी नहीं है, सिंचाई की बहुत कमी है, और उसके बावजूद में इस जिले की कोई सुनवाई नहीं है। इसलिए आज मुआवजे को लेकर के हमने धरना दिया था। धरना संकेतित था, ऐसा कोई कदम नहीं उठाया कि जो कि इनको नीचे देखना पड़े। इसके अलावा जो कर्मचारी थे, जिले के अधिकारी थे, इनको भी थोड़ा आग्रह करना था। किस लिए करना था कि इनके कृषि विभाग का डीडीएस साहब वहाँ बैठे हैं मंदसौर में, और यहाँ कर्मचारी किसान तक नहीं। किसान संघ में बार बार ज्ञापन दिया जाता है, लेकिन अधिकतर मामले में सही से सुनवाई नहीं होती या कार्रवाई नहीं होती, क्या कारण है? नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा भी नहीं कह सकते हैं सर कि सुनवाई नहीं हो तो इनकी टट्टियाँ बंद कर दें अपन। तो ये किसान संघ की नहीं सुनेगा तो सुनेगा किसकी? लेकिन ये नीचे स्तर के कुछ कर्मचारी किसान की देखी अनदेखी करते हैं, इसलिए अपने को दर्द होता है। और आज वो पूरा साफ किया। 7 विभाग के अधिकारी थे, 8 विभाग के, 8 विभाग के, विद्युत मंडल, उद्यानिक विभाग, कृषि विभाग, अपने सिंचाई विभाग, एक और स्टेट बैंक मैनेजर, बैंक वगैरह सभी, और सभी से एक ही आज निवेदन भी किया और थोड़ा कड़ा शब्द आश्वासन मिला आपको आज जो धरना दिया? सभी के आश्वासन मिले कि जो हमने गलती कर ली वो कर ली, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगा। जो राहत राशि किसानों को नहीं मिली, क्या वो मिलेगी? राहत राशि के लिए उन्होंने कहा कि हम लिख करके भेज रहे हैं, और ये शासन का काम है। अभी उन्होंने ये बताया है कि ये ज़्यादा बारिश से जो बाढ़ से पीड़ित थे उनको मुआवजा मिला, बाकी के लोग बचे हैं। आज धरने में कलेक्टर के भी आने की बात थी, क्या कारण रहा? कलेक्टर यहाँ नहीं आ पाए, धरना भी जारी रहने की बात थी। कलेक्टर साहब ने सुबह में टेलीफोन लगा दिया था। उन्होंने कहा कि आज मुख्यमंत्री से मेरे वार्तालाप है, इसलिए मैं क्षमा चाहूँगा। अपन ने कहा कि कृषि अपने को जो बीमारी जो जहाँ से बीमारी पैदा होती है, कृषि विभाग से बीमारी पैदा होती है, इसलिए डीडीएस साहब को बुलाया। उद्यानिक विभाग से आपको लग गया कि बगीचा कहीं कट गए हैं, ये जवाब उनसे यहाँ पूछा, अपन ने आपके सामने पूछा है। आपने यूरिया के बारे में 400 बिका, हाँ। उसके बाद आपने बताया कि दवाइयाँ मार्केट में डुप्लीकेट बेची जा रही है। जी जी। तो इसमें क्यों प्रशासन के द्वारा छापेमारी नहीं की जा रही है? ये आपके सामने की बात है। डीडीए को अपन ने तंग किया कि भाई तुम्हारे होते हुए ये क्यों नहीं हो रहा है, और तुम अभी भी बताएं कि तुमने कितने को जेल भेजा है जो डुप्लीकेट दवाई बेच रहा है, जिसने 400 रुपये की बोरी बेची, ये अभी तक जेल में नहीं भेजा। आपके सामने की थी खुले हम। अभी मंदसौर में यूरिया खाद का 2 करोड़ का जो कालाबाजारी हुई है जी, उसमें सही से कार्रवाई नहीं हुई, उस पर क्या कहोगे आप? यदि उन कार्रवाई नहीं हुई तो अधिकारी भ्रष्ट हैं, बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। यदि सही सलामत, या तो फिर उनकी रिपोर्ट गलत है, या फिर वो जांच करने वाले गलत हैं, या फिर निष्पक्ष से साफ सुथरा लग रहा है। ब्लैक में जो यूरिया मिल रहा है जी, तो वो कालाबाजारी जो अधिकारियों ने करी जी, उन पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? उनके ऊपर वो कार्रवाई होनी चाहिए कि वो जेल जाना चाहिए। किसान संघ एक्शन लेगा इस पर? बराबर लेगा। आज जिम्मेदारों को जताने के बाद क्या लगता है आपको कि लापरवाहियों पर कार्रवाई होगी? इनने कहा, एसडीएम साहब ने कहा, और विद्युत मंडल के डीडी ने कहा कि मैं नोटिस दूंगा। जो मध्य प्रदेश सरकार ने जो राहत राशि मंजूर की 1600 करोड़ 20 जिलों में, लेकिन उसमें मंदसौर जिले का नाम नहीं होने के कारण मंदसौर जिले में सबसे ज़्यादा नुकसान सोयाबीन में हुआ था, लेकिन इसी जिले का नाम इस राहत राशि में नहीं आने के कारण हमने आज तहसील परिसर में धरना दिया था। निर्णय ये लिखा कि उन्होंने, कलेक्टर साहब ने और एसडीएम साहब ने हमें आश्वस्त किया है कि हम बहुत जल्द आपको अनावरी रिपोर्ट देकर बहुत जल्द ये राशि दिलवाएंगे। मामला था कि सोयाबीन नष्ट हुई है, इनके लिए इकट्ठा हुआ था कि मुआवजा का पैसा मिलना चाहिए काश्तकार। तो भी पहली अड़द सोयाबीन वाया अभी नष्ट हुई है, फिर अड़द वाया अभी भी नहीं हुआ, पानी भी नहीं पड़ियो, कहीं सब खेत काला खेत पड़िया। पटवारी की रिपोर्ट, पटवारी फट्टू के सीओ लिखियो,
शॉप देखिए तेलदार साहब ने शॉप ने कहीं नहीं आई अभी तक पया कोड़ी कहीं नहीं मिले वहाँ न बाहर विदेशा में तो 33,000 रुपये हेक्टेयर थी पया मिल रहा वहाँ कहीं नहीं मिल रहा। हाँ किसानों धरना दिया था। क्या आश्वासन मिला आपको? ये कलेक्टर साहब की आदर थी। वाइट तो जो भी कही रहे हाँ किसान उमरा सिंह नाम हमारा कांकरी रहूँ। मुआवजा दो हमन ने कहा कि हरदीप मंत्री को फोन लगाया, दो मंत्री होते हुए हमारा मंदसौर जिला छोड़ रहा है, ये क्या कारण है? इसलिए धरना प्रदर्शन उनको भी चेताया कि धरना प्रदर्शन करेंगी। हमारा मंदसौर जिला सबसे आगे था, पीछे क्यों रह गया? और बारिश से 18% बता रहे हैं यहाँ के अधिकारी। 2020 का जो सर्वे हुआ उसमें लगभग 70% नुकसानी बताई है ना अधिकारी ने 60 से 70% बताई सब जगह। हमने साथ में रह के राहत राशि मिली क्या? नहीं मिली अभी तक नहीं मिली। क्या आश्वासन मिला? अभी आश्वासन दिया कि हम पूछ के 1 हफ्ता का धरना प्रदर्शन का आयोजन किया था। कल उन्होंने हमें सूचना दी थी, हमने उनसे चर्चा की और उनकी चर्चा अनुसार उनको जिन विभागों से शिकायत थी उन विभागों को हमने यहाँ बुलाकर रखा था। जैसा कि आपने देखा है कि उनकी मुख्य रूप से जो मांग थी, एक तो कृषि और उद्यानिकी विभाग से कि हमारे बगीचे कट रहे हैं या हमारी फसलों में नुकसान हो रहा है, परंतु कृषि विभाग और उद्यानिकी विभाग इस चीज़ को नहीं देख रहा है। हमने उन अधिकारियों को बुलाया, उनसे उनकी डायरेक्ट वार्ता करवाई और उसका असर ये हुआ कि उन अधिकारियों ने इस बात को स्वीकार किया है कि हम हमारे लेवल पर इस चीज़ को दुरुस्त करेंगे। एक महत्वपूर्ण मांग उनकी ये थी कि अभी 1600 करोड़ रुपए माननीय मुख्यमंत्री जी ने खाते में डाले, तो हमारा मंदसौर जिला का उसमें नाम क्यों नहीं आया? वास्तविक बात यह है कि जो बाढ़ राहत वाले जिले थे, जिनमें बहुत ज़्यादा बाढ़ के कारण अथवा अतिवृष्टि के कारण फसलों में नुकसान हुआ था, ये उन जिलों की राशि थी जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने डाली थी। हमारे यहाँ रेवेन्यू की ओर से और कृषि विभाग की ओर से जो आनावारी फसल कटाई प्रयोग के आधार पर होती है, वो आनावारी कलेक्ट करने का हमने उनको 1 सप्ताह भर का बोला है, क्योंकि 5 बाय 5 के प्लाट में एक जो भी फसल रहती है, सोयाबीन या जो भी फसल रहती है, उसको काट कर उसकी 5 बाय 5 के प्लाट में आनावारी यानी कितनी अनाज की मात्रा आई है उसको निकाली जाती है और उसके आधार पर फिर पूरे बोए गए रकबे पर हानि निकाली जाती है। सर, किसान का कहना था कि यूरिया 400 में बिका, डुप्लीकेट दवाइयाँ जो है वो मार्केट में बिक रही, उसके ऊपर अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई? ये आप सही कह रहे हैं, क्योंकि पिछली बार भी हमने इनको कहा था कि आप एक तो दवाइयों के सैंपल लें और सैंपल भेजें और मिट्टी परीक्षण अधिक से अधिक करें। हालांकि इस क्षेत्र में निश्चित रूप से कृषि विभाग सफल नहीं हुआ है, इसलिए हम इनको आपकी मीटिंग के बाद या किसानों की बैठक के बाद हमने चैम्बर में उनको बोला है कि आप इस चीज़ को फॉलो करें कि मिट्टी परीक्षण भी हो और इसके साथ साथ खाद और बीज की जो नकली दवाइयाँ, खाद, बीज ये हैं, इन पर भी परीक्षण करें या उनके सैंपल लेकर ऊपर भेजें। इसको सख्ती से कराएंगे। उद्यानिकी विभाग की भी लापरवाही देखी गई इसमें, जो बगीचों की कटाई हो रही है। हाँ, उद्यानिकी विभाग को इसमें देखना चाहिए कि यदि संतरे, जामफल या और भी कोई उद्यानिकी फसलें हैं तो उनमें कोई भी बीमारी यदि आती है तो किसानों को उसमें अवेयर करना चाहिए, किसानों को जागरूक करना चाहिए। उस चीज़ की कमी देखी गई है। ऐसी स्थिति में उद्यानिकी विभाग के जो उप संचालक आए थे उनको हमने बोला है कि इस मामले में आपके लोगों को खेतों में भेजें, बगीचों में भेजें, जो भी बीमारी है उसके विषय में लोगों को दवा के प्रति जागरूक करके दवाई उनका उपचार करवाएं। सर, एमपीबी और इरिगेशन को लेकर भी कुछ असंतोष देखा गया किसानों? इरिगेशन को लेकर यह असंतोष था कि यदि पाइपलाइन फूट गई है तो उसको तत्काल दुरुस्त किया जाना चाहिए। उनके अधिकारी इस चीज़ को साइड में रखकर बात कर रहे थे, तो फिर हमने उनको बताया कि भाई आपकी पाइपलाइन यदि फूटती है उसको तत्काल दुरुस्त कराई जाए। इसमें किसानों की तरफ से जैसे ही सूचना आती है एक्शन हो जाना चाहिए। एमपीबी को लेकर एमपीबी का काम मैं संतोषजनक इसलिए मानता हूँ कि पिछली मीटिंग में हमने एमपीबी को बोला था कि कृषि सीजन शुरू हो रहा है, आप लोग निश्चित रूप से अभी से तार खींचना, जो लोड शेडिंग का मामला आता है कि इसमें सबसे बड़ी बात क्या होती है कि जिस ट्रांसफार्मर पर जितना लोड होता है उतना ही उसको सहन करने लायक लोड दिया जाए अथवा उसका बढ़ा दिया जाए। तो एमपीबी ने उसमें काम किया है। अभी कुछ जो शिकायतें आई है उसका निराकरण हम करवा देंगे। सरकार के नशा मुक्त भारत अभियान के तहत कई आयोजनों के माध्यम से नशे के दुष्प्रभावों के बारे में आम जन को बताया जा रहा है। अभियान के चलते मंदसौर शहर कोतवाली पुलिस ने शहर में जन जागरूकता रैली का आयोजन किया।
गौरतलब है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा प्रदेश में नशा मुक्त अभियान की शुरुआत की गई है। प्रदेश को नशा मुक्त बनाने के लिए जहां ड्रग माफियाओं पर प्रशासन की कार्रवाई जारी है, वहीं दूसरी ओर पुलिस व प्रशासन की टीमें आम जन को जागरूक करने के उद्देश्य से विभिन्न आयोजन भी कर रही है। मंदसौर में नशा मुक्त भारत का संदेश के साथ आयोजित हुई इस रैली में पुलिस के साथ नगर के सभी एनसीसी कैडेट्स छात्रों ने भागीदारी की। रैली शहर थाने से शुरू की गई, जो बस स्टैंड, गांधी चौराहा, बीपीएल चौराहा, कंट्रोल रूम, नयापुरा मार्ग होते हुए पुनः थाने पहुंची, जहां रैली का समापन किया गया। रैली में एनसीसी छात्रा नशा मुक्त भारत के नारे लिखे बैनर पोस्टर लिए और नारे लगाते हुए शामिल हुए। सभी ने एक स्वर में नशे के दुष्परिणाम आम जन को बताते हुए जागरूकता का संदेश दिया। रैली में नगर पुलिस अधीक्षक पीएस मेहरा, थाना प्रभारी गोपाल सूर्यवंशी, एनसीसी ऑफिसर विजय सिंह पुरावत सहित सभी पुलिस व एनसीसी अधिकारियों सहित कैडेट्स मौजूद रहे। मेरा नाम पीयूष गिरवानी है। आज हमने नशा मुक्ति की पूरे भारत को नशा मुक्त करने के लिए रैली निकाली गई है हमारे द्वारा, और हम ये चाहते हैं कि पूरा भारत नशे को छोड़े, बीड़ी गुटखा दारू ये सब ना पिए, और दारू वगैरह पीने से, नशा करने से पूरे परिवार का नाश होता है। इससे हम आपसे विनती करते हैं कि कृपया आप दारू, पान, गुटखा वगैरह कुछ ना खाए और नशा पूरे भारत को नशा मुक्त करवाएं। मध्य प्रदेश शासन के का जो सपना है कि नशा मुक्त भारत और नशा मुक्त मध्य प्रदेश, उसी तारतम्य में माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय, सीएसपी साहब मंदसौर और टीआई साहब के नेतृत्व में एक शानदार रैली का आयोजन किया गया, जिसमें हमारे एनसीसी के बच्चों को पार्टिसिपेट किया गया। माननीय टीआई साहब ने मेरे को बोला, मैं यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हूँ एनसीसी का, तो टीआई साहब ने बोला कि हमको बच्चों को लेके एक रैली निकालनी नशा मुक्ति से, ताकि लोगों में एक विशेष प्रकार की जन जागरूकता आए। क्योंकि प्रशासन अपने लेवल पे अपना काम कर रहा है, लेकिन फिर भी जो बच्चों के द्वारा एक रैली निकाली जाती है तो एक अलग प्रभाव हो जाता है कि छोटे छोटे बच्चे जो हमारे 9वीं 10वीं 11वीं में बच्चे पढ़ रहे हैं, ये बच्चे अपनी पढ़ाई के साथ साथ समाज को भी अवेयर करने के लिए एक रैली का आयोजन कर रहे हैं, जो कि प्रशासन के द्वारा एक रैली निकाली जा रही है। तो नशा मुक्ति के लिए जो रैली इन्होंने आज जो प्रशासन के द्वारा निकाली गई है, उसमें बच्चों का अच्छा सहयोग रहा। काफ़ी बच्चों के जो पेरेंट्स हैं वो भी उत्सुकता से पूछ रहे थे कि सर क्या है, तो मैंने कहा एक नशा मुक्ति की रैली है, उसमें आपके बच्चों का और आपके परिवार का अच्छा सहयोग मिल रहा है हमें, तो बड़े प्रसन्न हुए। और हम प्रण करेंगे हमारे सारे कैडेट कि माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री महोदय और हमारे जो नगर पुलिस अधीक्षक और हमारे जो पुलिस अधीक्षक महोदय का जो सपना है, जो टीआई साहब का सपना है कि मंदसौर शहर स्पेशली, चूँकि हमारे यहाँ पर अफीम का उत्पादन होता है, तो इस प्रकार की जो अफीम उत्पादन में कई परिवार हमारे बर्बाद हो रहे हैं, तो अगर बच्चे उन पेरेंट्स को बोलेंगे कि अपने को ये अवैध काम नहीं करना है, कोई दूसरा धंधा करेंगे, तो डेफिनेट हमारे यहाँ पर एक तो तस्करी का काम कम होगा, नशे का जो सौदा हमारे यहाँ पे चल रहा है वो कम होगा, और ये हमारी जो जन जागरूकता जो रैली है ये सफल होगी। के नशा मुक्त भारत अभियान के तारतम्य में आज एक एनसीसी और स्काउट के बच्चों की एक रैली का आयोजन किया गया है। रैली थाने से प्रारंभ होकर बस स्टैंड, गांधी चौराहा, बीपीएल चौराहा, नयापुरा होते हुए और घंटाघर चौराहा होते हुए वापस थाने पे आई है। इसके माध्यम से, बच्चों के माध्यम से, पोस्टर बैनर के माध्यम से मैं संदेश देना चाहता था कि नशा एक बड़ी बुरी चीज़ है जो परिवार को, देश को, प्रदेश को, सभी को नष्ट करता है। तो ये संदेश देना चाहता हूँ यहाँ की जनता को, यहाँ के सभी लोगों को कि नशे से दूर रहें। नशा बुराई है, बहुत बड़ी बुराई है, जिससे देश और प्रदेश और घर परिवार सभी बर्बाद हो जाता है, तो सभी नशे से दूर रहें। इसके लिए मैंने कुछ पोस्टर बैनर्स वगैरह भी बनाए हैं, जो मैं चौराहे चौराहे पर इसका प्रदर्शन लगाएंगे इसको, ताकि लोगों में संदेश जाए कि वो नशे से दूर रहें। बढ़ती महंगाई और कृषि अध्यादेशों के विरोध में देश भर में कांग्रेस इसे मुद्दा बनाकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही है। मंदसौर में जहां विगत दिनों पूर्व ही कांग्रेस ने बैलगाड़ी रैली निकालकर प्रदर्शन किया था, तो वहीं मंगलवार दोपहर कांग्रेस की एनएसयूआई इकाई ने प्रदर्शन करते हुए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का पुतला फूंकने का आयोजन किया। खैर, इस आयोजन की कोई परमिशन नहीं ली गई थी, लेकिन जब पुलिस को प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज के पुतला दहन की सूचना मिली, तो पुलिस बल फायर फाइटर्स के साथ मौके पर पहुंचा। जब एनएसयूआई कार्यकर्ता जिला कांग्रेस कार्यालय के बाहर खड़े होकर महंगाई और कृषि बिलों के विरोध में नारेबाजी करना शुरू किया, तो पुलिस बल मौके पर यहां मुस्तैद रहा। इसी बीच कांग्रेस कार्यालय के अंदर से जलता पुतला बाहर आया, जिसे बुझाने की पूरी कोशिश पुलिस बल ने की। प्रदर्शन के बीच कांग्रेस नेता व पुलिस के अधिकारियों के बीच झूमाझटकी भी हुई।
कांग्रेस की ओर से 2 पुतला दहन किए गए, जिन्हें कुछ देर बाद ही फायर फाइटर की मदद से बुझा लिया गया। इधर मामले में नगर पुलिस अधीक्षक ने कहा कि NSUI कार्यकर्ताओं द्वारा प्रदर्शन की सूचना पर पुलिस बल मौके पर पहुंचा था, जिसमें पुतला दहन की कोशिश भी की गई। जहां पुतला दहन रोकने का प्रयास किया गया तो वहीं कांग्रेसियों के साथ बहस की बात से CSP ने इनकार किया। इस पूरे प्रदर्शन के दौरान तस्वीरें जिस तरह की सामने आई वह ठीक नहीं है। प्रदर्शन के दौरान जब जलता पुतला कांग्रेस कार्यालय से बाहर आया तो खुद कांग्रेस कार्यकर्ता पुतले से दूर भागते नजर आए। इस तरह के प्रदर्शन में कई बार घटनाएं भी हुई है। खैर, इस बार भी एक घटना होते होते टल गई जब आग बबूला पुतला एक कांग्रेस कार्यकर्ता के ऊपर आने से बच गया। देश में जो डीजल, पेट्रोल और जो रसोई गैस के जो दाम बढ़ रहे हैं लगातार दिनों दिन, उसके विरोध में आज NSUI द्वारा प्रधानमंत्री का पुतला फूंककर विरोध प्रदर्शन किया गया। जब देश में UPA की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, तब 400 रुपये गैस की टंकी हुआ करती थी, डीजल पेट्रोल 70 रुपये के लगभग हुआ करता था। तब वर्तमान में जो केंद्र में बैठे राजनाथ सिंह गैस की टंकी लेकर सड़कों पर बैठे थे, शिवराज सिंह साइकिल रैली निकालते थे, स्मृति ईरानी चूड़िया बैठ करती थी, और आज जब डीजल पेट्रोल 92 का हो गया, गैस 700-800 का हो गया, तो ये लोग कहाँ चले गए, कहाँ चुप के बैठ गए? कहीं न कहीं ये देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। देश ने एक लोकतांत्रिक पार्टी का चयन किया था, लेकिन आज ये लोकतांत्रिक पार्टी लोकतांत्रिक न होकर एक प्राइवेट लिमिटेड बन गई है। पूरा देश का संचालन अडानी अंबानी के वहाँ से हो रहा है। प्रधानमंत्री को जहाँ जनहित की योजना बनानी चाहिए, जनहित के जो कार्य है वो करने चाहिए, वहाँ ये ऐसे ना होते हुए पूरे के पूरे जो अडानी अंबानी के हित में काम हो रहे हैं। ये कहीं न कहीं ऐसा देश की जनता के साथ धोखा हुआ है। कांग्रेस पार्टी, NSUI, युवा कांग्रेस शुरू से आम जन के साथ खड़ी है, आम जन की लड़ाई लड़ती आ रही है। आगे भी हम ऐसे ही लड़ाई लड़ते रहेंगे। पुतला दहन का जलाने की कोशिश की थी, प्रशासन ने इसको सफलतापूर्वक बुझा दिया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पुलिस के साथ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की झूमाझटकी भी हुई है सर? नहीं, ऐसा कोई झूमाझटकी नहीं। क्या कोई परमिशन ली गई थी देश के प्रधानमंत्री का पुतला दहन करने के लिए सर? नहीं, ऐसी परमिशन की सूचना नहीं थी। सूचना ये थी कि ये कुछ करने वाले हैं, तो प्रशासन मुस्तैद था। तो क्या कार्रवाई की जाएगी इन लोगों के खिलाफ? जो भी देखेंगे, अभी लीगल एक्शन जो भी बनता है वो किया जाएगा। सोमवार शाम मुखबिर की सूचना पर मल्हारगढ़ थाना क्षेत्र के गांव सोनी में आबकारी टीम का अमला अवैध शराब के ठिकाने पर कार्रवाई करने पहुंचा। जब टीम पहुंची और अवैध शराब का विक्रय कर रहे युवक से पूछताछ शुरू की, तभी मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई और आबकारी टीम पर हमला कर दिया। इस हमले में जब आबकारी टीम मौके से रवाना हुई तो हमलावर ग्रामीणों ने उनका पीछा किया, गाड़ियों पर पत्थरबाजी भी की। घटना सोमवार शाम करीब 7:30 बजे की है। जब हमले के बाद आबकारी टीम का वाहन रवाना हुआ तो हमलावरों ने पीछा किया और जब बीच रास्ते में बातचीत करने के लिए गाड़ी रुकी तो इस दरमियान हमलावरों ने विभाग की 2 गाड़ियों को पलट दिया। इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी मंगलवार सुबह मल्हारगढ़ आबकारी अधिकारी उप निरीक्षक नरेंद्र सिंह डामोर ने थाना मल्हारगढ़ थाना प्रभारी को दी। उन्होंने बताया कि मुखबिर की सूचना पर सोनी गांव की सूचना मिली थी कि यहां पर अंतर सिंह नामक युवक द्वारा अवैध शराब का संग्रहण कर रखा है, जिस पर कार्रवाई करना है। इस सूचना के आधार पर गांव में टीम पहुंची और युवक के घर पर जब टीम पहुंची और युवक को घर से बाहर बुलाकर चर्चा शुरू की, तभी उक्त युवक चिल्लाकर मौके पर पड़ोसियों को इकट्ठा कर लेता है और टीम पर हमला करने की बात करता है। इसके बाद टीम मौका देखकर अपनी जान बचाकर भागी और पुलिस को सूचना दी। मामले में लिखित शिकायत करते हुए उप निरीक्षक नरेंद्र सिंह डामोर ने पुलिस से आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। मल्हारगढ़ से SBCN के लिए गोपाल मालेचा की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN न्यूज। नमस्कार।